हेलो स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग का इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, तो भाउचिंग और वेरिफिकेशन में डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वेरिफिकेशन क्या होता है, और उससे पहले भी भाउचिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोनों को एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं। तो भाउचिंग क्या होता है? भाउचिंग होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, तो हर एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन का एक भाउचर होता है। जो दुकान से सामान परचेज करते हैं तो उसका भाउचर होता है। उसी भाउचर को मिलान करना, ये पता करना कि भाउचर सही है गलत है, किस डेट को है, ऑथराइज्ड है कि नहीं है, और उसी डेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं, ये सब चेक करना क्या था? भाउचिंग था। एट द सेम टाइम वेरिफिकेशन का मतलब क्या देखे थे हम लोग? वेरिफिकेशन का मतलब था कि कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ देख रहा बैलेंस शीट में, जब भी वेरिफिकेशन आएगा, याद रखिए दिमाग कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के ऊपर। तो जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स या लायबिलिटीज़ एग्जिस्ट करता है, उसको वेरीफाई करना कि क्या जो भी एसेट्स एग्जिस्ट कर रहा वो कंपनी का ऑनरशिप है कि नहीं है, प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ परचेज किया गया है कि नहीं, कोई उस पर चार्ज या गिरवी तो नहीं रखा गया है। ये सब चेक करना क्या था? वेरिफिकेशन था। ओके। अब आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन भाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट भाउचिंग और वेरिफिकेशन। तो भाउचिंग क्या होता है? इट्स इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम जाता है, एक्सपेंसेज या जो भी लॉसेज, इनकम, ये सब का जो रिकॉर्डिंग होता है पीएल अकाउंट में, उसका एग्जामिनेशन करता है। जबकि वेरिफिकेशन में क्या होता है? इट एग्जामिन्स द एसेट एंड लायबिलिटीज। और एसेट्स और लायबिलिटीज़ किस में दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। मतलब सिंपल ये बोल सकते हैं कि भाउचिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और वेरिफिकेशन होता है बैलेंस शीट का। क्लियर पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। भाउचिंग इज यूजुअली डन थ्रू आउट द ईयर। भाउचिंग क्या होता है कि पूरा साल तक किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी पीएल अकाउंट में आइटम जाता है, इनकम या एक्सपेंडिचर जाता है, वो थ्रू आउट द ईयर इंकर होता है। इसीलिए आप ध्यान दिए होंगे, तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो ये लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, यानी पूरा एक साल का। तो थ्रू आउट द ईयर होता है, याद रखेंगे। लेकिन वेरिफिकेशन इज जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ईयर। और वेरिफिकेशन कब होता है? जब बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, और बैलेंस शीट एक दिन के लिए बनाया जाता है। याद रखेंगे, लिखा जाता है ना बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब इस दिन फिनेंशियल पोजीशन क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट के बनाने के बाद तब वेरिफिकेशन होता है कि जो बैलेंस शीट में दिखलाया गया है वो एसेट्स है कि नहीं है, लायबिलिटीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं। नेक्स्ट है वाउचिंग इज डन टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब वाउचिंग में ये देखा जाता है कि जो ट्रांजैक्शन डन हुआ है वो प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ हुआ है कि नहीं, कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और एक्यूरेट हुआ है कि नहीं। एक्यूरेट कहने का मतलब यहाँ पर कमर्शियल अर्थमेटिकल चेक करना कि सेम अमाउंट से हुआ है कि नहीं, और वैलिडिटी चेक करना ट्रांजैक्शन का। इतना तक काम होता है वाउचिंग का। बट वेरिफिकेशन में क्या होता है? वेरिफिकेशन इज डन टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस। याद रखेंगे, एग्जिस्टेंस मतलब कि जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिख रहा वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये चेक करना। ऑनरशिप, मालिकाना हक, ये चेक करना कि ऑनरशिप कंपनी का है कि नहीं। पजेशन, पजेशन का मतलब होता है कि कस्टडी में कंपनी का है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हाँ कंपनी के नाम से तो गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी कहाँ है? मैनेजमेंट के घर में पड़ा हुआ है, मैनेजमेंट पर्सनल यूज कर रहा, डायरेक्टर पर्सनल यूज कर रहा। तो क्या यहाँ पर पजेशन में है कंपनी के पास?
नहीं ना, तो ये पोजीशन भी चेक करना होता है। फिर एक कंप्लीटनेस भी चेक होता है कि क्या कंप्लीटली उसके लिए ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, कोई ड्यू तो नहीं है, अगर ड्यू है तो प्रॉपर मेंशन है कि नहीं। ड्यू कहने का मतलब कि पूरा पैसा पेमेंट करके लिया गया है या फिर कोई इंस्टॉलमेंट में लिया गया है। फिर उसका प्रॉपर वैल्यूएशन भी किया जाता है कि वो कितने का एसेट है, क्या जितना बैलेंस शीट में एसेट्स दिखलाया गया है उतना उसका एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा है ये चेक करना। ऑडिटिंग के दौरान एक ऑडिटर के लिए बहुत चैलेंजिंग काम होता है ये। तो वैल्यूएशन भी चेक करना। फिर डिस्क्लोजर ऑफ आइटम्स रिलेटिंग टू बैलेंस शीट, और इसको प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया है कि नहीं बैलेंस शीट में, और इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल गिरवी रखा गया है तो वो भी अलग से फुट नोट में दिखाया गया है कि नहीं, नोट्स टू अकाउंट में। ये होता है आपका वाउचर, सॉरी वेरिफिकेशन। अब देखते हैं क्या है। वाउचिंग इज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचिंग क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रूव करना होता है कि हाँ हमने 10 लाख रुपए का सामान परचेज करके लाया XYZ स्टोर से, तो देखिए उसका प्रूफ है, ये स्लिप है, ये आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वाउचर है, इस डेट को इतने वैल्यू का खरीदे थे, दुकानदार का हस्ताक्षर भी है, सब कुछ है। तो ये सब चेक करना क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है चेक करना। लेकिन वेरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन वेरिफिकेशन क्या होता है, एक लेवल अप होता है। अप कहने का मतलब कि थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो चेक करते ही हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का कार खरीदें कंपनी के लिए, तो वो चेक करना तो बनता ही है कि हाँ कार का ऑनरशिप बुक कब खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, किस कंपनी से खरीदा गया, वो डॉक्यूमेंट तो चेक करना ही है। उसके अलावा भी आपको काम होता ऑब्जर्वेशन का, क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या खरीदना सही था, कंपनी के हित में था कि नहीं था, खरीदते समय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हुआ था तो उसमें क्या डिसीजन लिया गया था, ये सब भी चेक करना होता है। तो थोड़ा सा पजल्स वाला काम हो जाता है, मतलब बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आ जाता है वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं फिर से वाउचर में। वाउचिंग इज डन बाय जूनियर स्टाफ और ऑडिट क्लर्क, यानी कि थोड़ा सा कम काम होता है। कम काम करने का मतलब रिपीटेटिव नेचर का होता है, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ये चेक करना है, डेट है, हाँ हो गया ठीक है, इतना अमाउंट है, इतना ठीक है, अथराइज सिग्नेचर है 3 जगह, हाँ ठीक है, 2 जगह है, ठीक है। यही चेक करना होता है सिर्फ वाउचिंग में। तो ये तो कोई भी कर सकता है जो थोड़ा बहुत जानकारी लिया है ऑडिटिंग प्रोसेस का, वो आसानी से कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा कि जो ऑडिटर का यानी जो CA का स्टाफ है या जो क्लर्क है वो भी काम कर सकता है आपका वाउचिंग का। बट वेरिफिकेशन इज डन बाय द सीनियर स्टाफ। वेरिफिकेशन क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इसमें डेवलप करना होता है, मतलब बहुत दिमाग लगाना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है, ये देखना होता है कि क्या उसमें कुछ चेंजेस करना है, सही था नहीं था। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं लगाना है, दिमाग यूटिलाइज करना वहाँ पे, सिर्फ प्रोसेस को अप्लाई नहीं करना है। तो इसलिए सीनियर स्टाफ का ज़रूरत है या खुद CA जा कर के करे। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था डिफरेंसेस, यानी वाउचिंग क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसका स्टेप्स क्या है, और वेरिफिकेशन क्या होता है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ से यकीन मानिए दोस्तों, पक्का अगर रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा यहाँ से। इसीलिए इस पर ज़्यादा टाइम दे करके हम 3 लेक्चर में आके कंप्लीट किए हैं इसको। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग वाउचिंग या वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो कुछ कुछ एसेट्स का यहाँ पर तरीका दिया गया कि कैसे वेरिफिकेशन कीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, ऑथराइजेशन चेक करना कि प्रॉपर ऑथराइजेशन हो करके परचेज हुआ है कि नहीं। प्रॉपर ऑथराइजेशन से मतलब ये है कि अगर रूल में ये लिखा हुआ प्रोटोकॉल में कि जब भी परचेज किया जाएगा कोई हैवी एसेट्स, कार, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब, तो प्रॉपर मीटिंग अरेंज किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। वो मीटिंग में जो फैसला लिया जाएगा वही फैसला मान्य होगा। तो यही चेक करना कि मीटिंग
किया गया था कि नहीं। अगर किया गया था, ऑथराइज सबका था, सिग्नेचर था तो सही है। फिर ऑनरशिप चेक करना। ऑनरशिप चेक करते हैं हम लोग कि मालिकाना हक कंपनी का है कि नहीं है। कॉस्ट भी चेक करना कि क्या कहीं घोटाला तो नहीं किया गया, बढ़ा चढ़ा के तो नहीं दिखाया गया है, तो कॉस्ट भी चेक करना। फिर वैल्यूएशन कितना है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उस पर कोई चार्ज है कि नहीं है, यानी लोन लिए हैं, गिरवी रखे हैं तो वो सब का, अगर है लोन तो उसका डिस्क्लोजर भी देना है, उसको मेंशन करना है कि हाँ, लिखना है कि हाँ इसको इतना का लोन लिए थे इस दिन को और इतना इसको गिरवी रखे हैं, तो ये सब भी चेक करना। अब बात कर लेते हैं कि अगर कुछ एसेट्स का अगर हम लोग को वेरिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। जैसे बिल्डिंग, अगर कंपनी बिल्डिंग एक्वायर की है, परचेज की है या कंस्ट्रक्शन की है, बिल्डिंग कैसे आएगा कंपनी के पास, या तो बनवाएगी, कंस्ट्रक्शन करवाएगी कंपनी, या फिर परचेज किया जाएगा। तो इसका अगर हम लोग को करना होगा वेरिफिकेशन, जाके ऑडिटिंग करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो पहले देखेंगे टाइटल डीड। टाइटल डीड में क्या करेंगे, एग्जामिन द टाइटल डीड ऑफ द बिल्डिंग टू इंश्योर अबाउट ऑनरशिप ऑफ बिल्डिंग इट बिल्डिंग इज परचेज्ड। फॉर दिस ऑडिटर में ऑल्सो टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम लीगल एडवाइजर ऑफ द क्लाइंट। ये देखना कि टाइटल डीड कहने का मतलब ये है कि मालिकाना हक देखना कि कंपनी के पास, कंपनी के नाम से है, हाँ है, कब परचेज किया, अगर परचेज का केस है तो इस डेट को, कितने में, इतने में, अगर बनवाने का केस है तो कितने में बनवाया गया। अगर वैल्यूएशन लगाने में या कोई प्रॉब्लम आ रहा तो ऑडिटर क्या करेगा, लीगल एडवाइजर से, लीगल एडवाइजर कहने का मतलब कि जो उस एरिया का एक्सपर्ट होता है बिल्डिंग का वैल्यूएशन लगाने में, जो आर्किटेक्ट होता है, उससे भी एडवाइज ले सकता है। रिसिप्ट, रिसिप्ट चेक करना है। बिल्डिंग हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड, अगर बिल्डिंग बनवाया गया है, द ऑडिटर शुड एग्जामिन बिल्स गिवन बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। आखिर जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा तो या तो हम क्या किए होंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दिए होंगे बनाने के लिए, तो ऑर्डर क्या ऐसे ही मुंह से बोल के हो जाएगा, एक रिटन एग्रीमेंट बनता है, तो एग्रीमेंट लेटर देख लेना कि रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है, अगर हुआ है तो मतलब सही है, ये सब चेक करना। फिर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कि काम कब तक कंप्लीट होकर के बन गया था, जो कॉन्ट्रैक्टर था कब फाइनल सबमिट कर दिया था कि हाँ इस दिन आपका कंप्लीट हो गया, हैंड ओवर हो गया बिल्डिंग, तो वो सभी सर्टिफिकेट चेक करना। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत यहाँ पर माइनर माइनर गलती होता है, याद रखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप ऑडिटिंग करने जाएंगे तो यही डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो लेबर का खर्चा, बोलिए क्या होता है, उसको कैपिटलाइज करना होता है। लेकिन इन जनरल अगर छोटा मोटा रिपेयर करवाते हैं, बिल्डिंग बना हुआ है, छोटा मोटा रिपेयर करवा दिए, उस टाइम उसको क्या करते हैं, रिपेयर में डाल देते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल करके उसको डाल देते हैं कहाँ पे, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो लेबर का खर्चा कहाँ जाएगा बताइए, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। तो ये सब इसका किया गया है कि नहीं। इसके बाद चेक करना कि अगर बिल्डिंग बना है या खरीदे हैं जो भी है तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। याद रखेंगे लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग पे तो चार्ज होता है ना। तो बिल्डिंग पे जो चार्ज किया जा रहा एक्चुअल सही से चार्ज किया जा रहा है कि नहीं, किस रेट से चार्ज किया जा रहा, कितने वैल्यू पे चार्ज किया जा रहा, कब से चार्ज किया जा रहा, और फिर उसका रीवैल्यू लगाना। अगर रिवैल्यूएशन किया गया तो कि एक साल पहले उसका वैल्यू क्या था, आज के दिन क्या वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, वैल्यूएशन अथॉरिटी द्वारा वैल्यू लगाया गया है कि नहीं, ये सब चेक करना होता है एक ऑडिटर को। फिर चार्ज चेक करना कि बिल्डिंग को कहीं गिरवी तो नहीं रखा गया है, तो ये सब चेक करना होता है। बाकी शेड्यूल 3 और ये कारो क्या है कट कर दीजिए, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, ये CA CMA CS स्टूडेंट के लिए सब रिलेवेंट होता है। तो यहाँ तक हम लोग ये सब चेक करते हैं। बाकी ऐसे ही हर एसेट्स का चेक करेंगे तो उसको हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, नहीं बताने जा रहे हैं, बिल्डिंग का बता दिए, उसको कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक स्टॉक का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक का देखते हैं, अगर है तो बता देते हैं। पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, स्टॉक का एग्ज़ाम में आता है जनरली, इसीलिए इसको भी देखते हैं। अगर यहाँ पर नोटिंग मैंने किया है तो बता देता हूँ, हाँ यहाँ पर आ गया। ये देखना अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं, याद रखेंगे एक जल्दी एग्ज़ाम में भी आएगा और अक्सर गलती यहीं पे होता है।
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर घोटाला होता है किसी बड़ी बड़ी कंपनी में, जैसे सत्यम का घोटाला हुआ, सत्यम ग्रुप ऑफ कंपनी का, तो उसमें भी इन्वेंट्री को अनाप अनाप शनाप ज़्यादा वैल्यू लगा दिया गया था। 10 रुपये की चीज़ को 35 रुपया दिखा दिया गया था। तो इससे क्या हो गया था, प्रॉफिट बढ़ गया था और मैनेजमेंट सब प्रॉफिट निकाल के ले गया था, लेकिन रियली प्रॉफिट था नहीं, कंपनी धड़ाम से गिर गई, डूब गया। तो इसलिए वैल्यूएशन जब भी ऑडिटिंग करने जाएंगे तो इन्वेंट्री का, स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत सावधानी से करना होता है। एक्चुअली हम लोग भी जब ऑडिटिंग करने जाते हैं तो सीनियर्स के साथ तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं। अगर बैलेंस शीट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सभी सेट्स का देखना है, तो अगर 2 दिन में चेक करना है तो एक दिन पूरा स्टॉक को हम लोग चेक करते हैं, बाकी टाइम में हम लोग सब कुछ को आसानी से चेक कर लेते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये देखना पहले, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स, इन्वेंट्री किसको किसको बोलते हैं। तो इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल आ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस आ सकता है और फिनिश्ड गुड्स भी आ सकता है। जो मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे, तीनों के बारे में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। पर फिर से डिफाइन कर देते हैं। रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या, वैसा मटेरियल जो कि बिल्कुल उसमें कुछ काम नहीं हुआ, अभी उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार करना है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि आधा काम हो चुका है, आधा बाकी है। फिनिश्ड गुड्स का मतलब कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, रेडी टू सेल है, उसको इन्वेंट्री बोलेंगे। इसमें स्टोर्स भी आएगा, स्टोर, सप्लाईज एंड स्पेयर पार्ट्स भी आएगा। तो इतना ज़्यादा आएगा इन्वेंट्री में। अब इसमें क्या चेक करना होता है, इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना होता है। आप ऑडिटर बन के जाएंगे, इन्वेंट्री का ऑडिटिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, तो ये चेक करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। कहने का मतलब कि बड़े कंपनी में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से स्टोर कीपर रखा गया है कि नहीं, वो सही से मेंटेन करता है कि नहीं। याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे लिफो फीफो मेथड, ये सब क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, वैल्यूएशन सिस्टम है, ताकि इन्वेंट्री को अच्छे से कंट्रोल कर सके। आप लोग ये भी पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में ही पढ़े होंगे, मिनिमम लेवल स्टॉक, फिर मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, ये सब पढ़े हैं ना, EOQ, ये सब क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो ये कैसा सिस्टम है कंपनी का, अगर अच्छा है कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि चांसेस गलती का बहुत कम है। तो ये सब भी चेक करना होता है। तो आज का इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। और ज़रूर से शेयर करेंगे वीडियो को, और कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।